हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड बच्चों। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा था। उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। प्रॉपर्टी नंबर 6 तक हमने कर लिया था कि अगर ये वाला रो ऑपरेशन लगाते हैं R1 चेंजेस टू या फिर RI चेंजेस टू RI प्लस K टाइम्स RJ, इस तरह का रो या इस तरह का कॉलम ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कभी कभी क्या होता है कि सारी रोज का एडिशन एक आइडेंटिकल एलिमेंट्स बना देता है, उससे बहुत सी बार फायदा हो जाता है। अगर मैं ऑपरेशन अप्लाई करूं R1 चेंजेस टू, पहले मैंने अप्लाई कर दिया मान लो R1 प्लस R2, R1 चेंज हो गया, फिर वापस से अगले में R3 भी ऐड कर दिया, तो आप चाहो तो दो बार ना अप्लाई करके एक ही बार में सिंगल भी अप्लाई कर सकते हैं कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कभी कभी ये वाला रो ऑपरेशन या फिर ये वाला कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने पे क्वेश्चन में सेम टाइप की आइडेंटिकल टर्म क्रिएट हो जाती है। उसको अगर हम आपस में कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास 3 1 क्रिएट हो जाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत प्रॉपर्टी काम आएगी। जब भी डिटरमिनेंट में आपके पास 3 1 है, 3 1 अगर क्रिएट हो रहे हैं तो एक 1 की मदद से बचे हुए 2 1 को आप 0 बना सकते हो। कैसे? R2 को R1 में से माइनस कर दोगे और R3 को R1 में से माइनस कर दोगे, तो इस 1 की मदद से ये दोनों 1 क्या हो जाएंगे, 0 बन जाएगा। उससे थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना कि कभी कभी सारी रोज को आपस में ऐड करने से या सारे कॉलम्स को आपस में ऐड करने से सिंप्लीफिकेशन में फायदा होता है। एग्जांपल ले लेते हैं इस पे, ये लिख लेना, कभी कभी सारी रोज को या सारे कॉलम्स को आपस में ऐड करने पे सिंप्लीफिकेशन में फायदा मिल जाता है। अब इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आपको? यस सर। ठीक है, सर कोई एग्जांपल दे दो सर। हाँ एग्जांपल अभी करा रहा हूँ, एक मिनट बस। जैसे ये वाला बोले नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई मुझे करना है, वो बोला कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, -π/4 से π/4 के बीच में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कितने होंगे इस डिटरमिनेंट के। तो एक तो है कि आप उसको ओपन कर दो, डायरेक्टली सिंप्लीफाई करो, और दूसरा थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद ओपन करो। तो एक बार कोशिश करते, देखो ध्यान से, यहाँ पे sin x cos x cos x cos sin cos 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 sin, तो अब देखो कि लगभग सिमेट्रिकली है। हर रो में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 2 cos के टर्म एक साइन का टर्म है, 2 cos का टर्म एक साइन का टर्म, 2 cos का टर्म एक साइन का टर्म। तो अगर सारी रोज को आपस में ऐड कर दो तो आइडेंटिकल टर्म्स क्रिएट हो जाएगी। जैसे अगर मान लो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर ऑपरेट कर दिया मैंने, तो रो 1 मेरी चेंज हो जाएगी। रो 1 में क्या क्रिएट हो जाएगा, 2 cos x प्लस sin x, यहाँ पे वापस से 2 cos x प्लस sin x, साइन एक्स और यहाँ पे भी वापस 2 cos x प्लस sin प्लस x, साइन एक्स। और नीचे क्या क्या बच जाएगा आपके पास, cos x बच जाएगा, sin x बच जाएगा और cos x बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बच जाएगा cos x और sin x। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 किया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आपको ये टर्म क्रिएट हो जाएगी। अब ये सेम टाइप की टर्म है, डिटरमिनेंट में से किसी एक रो में से कॉमन निकाल सकता हूँ, तो इसमें से पूरे में से ये कॉमन अगर निकाल लिया, 2 cos x प्लस sin x क्या निकाल लिया, कॉमन। ये समझ में आया ये वाला ऑपरेशन कैसे अप्लाई किया है? रो 1 को चेंज कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इन सबको ऐड करोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक है, अब ये वाला मैंने कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 1 1 1 क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे cos x क्रिएट होगा, यहाँ पे sin x क्रिएट होगा, यहाँ पे वापस cos x क्रिएट, यहाँ पे cos x और sin x। अब आपके पास देखो 3 1 क्रिएट हो चुके हैं। थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करना है
तो इन 3 1 में से किसी 2 1 को आप 0 बना सकते हो। तो क्या कर सकते हो, जैसे इसमें से अगर ये सब्सट्रैक्ट हो गया तो ये 0 हो जाएगा, इसमें से R2 minus R1, yes sir. नहीं, रो नहीं, अब कॉलम में सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि रो में सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये, क्योंकि ये इधर में है ना 1, तो रो के अलोंग है तो कॉलम सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब C2 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा C1 से, और C3 को भी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा C1 से। एक को सेम रखना है, बचे हुए 2 को आप चेंज कर सकते हो एक बार में। तो कॉलम 1 को सेम रखते हुए बचे हुए दोनों कॉलम को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो कॉलम 1 वो का वही, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करेंगे तो यहाँ पे 0 क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट होगा कॉस माइनस साइन या फिर साइन माइनस कॉस, यहाँ पे 0 क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे भी ध्यान से अगर देखोगे तो वापिस 0 0 साइन माइनस कॉस। क्या समझ में आया? Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो फाइनल सिंप्लीफिकेशन मतलब यहाँ तक अपन कहाँ तक आ गए? एक तो बाहर ब्रैकेट में मेरे पास एक कॉमन फैक्टर आया था 2 cos x प्लस साइन x, और डिटर्मिनेंट में C2 माइनस C1 करा, C2 में से C1 सब्सट्रैक्ट किया, C3 में से C1 सब्सट्रैक्ट, तो क्या बच गया मेरे पास 1 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, 0 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0, और यहाँ पे 0 0 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आई? ये इक्वल टू 0 के बराबर था। अब आप इसको थोड़ा, अब बहुत सारे 0 के आप चाहो तो ओपन कर दो, तो रो 1 के अबाउट ओपन करेंगे तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, सिर्फ 1 इंटू क्या आएगा, 1 इंटू उसका माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना? बोलो। Yes sir. इसको डिटरमिनेंट को ओपन करोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, बाहर तो था पहले से 2 cos x प्लस साइन x, और यहाँ पे इस रो 1 के अबाउट ओपन करोगे तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, 1 इंटू क्या आएगा, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके पास ये फैक्टर बने। अब ये 0 कब होगा? जब ये वाला फैक्टर 0 हो या फिर ये वाला फैक्टर 0 हो, है ना? Yes sir. अब Yes दोनों को sir. अलग अलग 0 से इक्वेट अगर कर देंगे तो 2 cos x प्लस साइन x इक्वल टू 0, तो यहां से देखो क्या आ सकता है, साइन x इक्वल टू माइनस 2 cos x। अगर cos से मैं अगर डिवाइड कर दूं तो 10x, अज्यूमिंग cos नॉट इक्वल टू 0 अगर डिवाइड कर दे 10x इक्वल टू माइनस 2, एक यहाँ से सॉल्यूशन आया। दूसरा यहाँ से क्या आएगा, दूसरा सॉल्यूशन साइन माइनस कॉस 0 हो जाए, दूसरा सॉल्यूशन यहाँ से आएगा, या फिर साइन इक्वल टू कॉस, या फिर हम बोल सकते हैं 10x इक्वल टू 1। तो दो तरह के चीजें भी दिखी, 10x इक्वल टू माइनस 2 और 10x इक्वल टू 1। अब मुझे एंगल अपना सॉल्यूशन निकालना माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, तो 10x इक्वल टू 1 यहाँ से तो x पाई बाई 4 आ जाएगा, है Yes ना? sir. अब देखो 10 जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, 10 का अगर आप ग्राफ याद करोगे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ऐसा होता है 10x का ग्राफ, है ना? Yes sir. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं माइनस 2 पे वैल्यू क्या आएगी, x कौन सा एंगल आएगा माइनस 2 पे, 10x की वैल्यू मान लो माइनस वन आपकी वैल्यू आती है पाई बाई 4 पे, Yes sir. माइनस 2 कहीं ना कहीं पाई बाई 4 से ज्यादा ही आएगा, एंगल माइनस पाई बाई 4 से ज्यादा ही आएगा, Yes sir. Yes है sir. ना? तो वो इस रेंज में आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये वाला सॉल्यूशन मेरी रेंज में नहीं, यहाँ पे जो x आएगा ग्रेटर देन क्या आएगा, माइनस मतलब लेस देन माइनस पाई बाई 4 आएगा, है ना? तो इस रेंज में लाइन नहीं करेगा, सही है? Yes sir. Yes sir. तो ये वाला सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन में रेंज मेंशन कर दी थी माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, और यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा माइनस पाई बाई 4 से भी कम आएगा, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 आया। तो कहने का मतलब क्या था, यहाँ पे हमने क्या सिमेट्री देखी कि सारी में सेम टाइप के टर्म्स, तो सारी रोज को आपस में ऐड कर दिया, एक फैक्टर कॉमन निकाल लिया, 3 1 क्रिएट हुए, 3 1 में एक 1 की मदद से बच्चे हुए दोनों 1 को 0 बना के ओपन कर दिया, तो फैक्टर बन गए मेरे।
अदरवाइज आप डायरेक्ट ओपन करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फैक्टर बनाने में थोड़ी मेहनत जाती है। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन। तो ये जो रो ऑपरेशन मैंने आपको सिखाए हैं, ये आपको इस तरह से हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. ओके। अब एक डिफरेंशिएशन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, कभी कभी यूज हो जाता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करने का काम पड़ गया, आगे जाके आगे के चैप्टर्स में कभी मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा हो गया, आगे जब आप पढ़ोगे लिमिट कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें मान लो किसी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन का कुछ काम आ गया, तो डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो देखो। मान लो आपको ऐसे फंक्शंस दे दिए पूरे रोज में, रो 1 में, रो 2 में, रो 3 में, डेल्टा एक्स इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। अब आपको बोले इसका डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? पहले मान लो रो 1 का डिफरेंशिएशन कर दिया, रो 2 रो 3 ऐसे, रो 2 का कर दिया, रो 3 का कर दिया, और आपस में सबको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्लियर है? आप Yes, चाहो तो sir. डिफरेंशिएशन रो के Yes, अलावा sir. एक बार में एक रो का करेंगे। पहले रो 1 का करा, रो 2 रो 3 एज इट इज, फिर प्लस रो 2 का करा तो रो 1 रो 3 एज इट इज, फिर रो 3 का कर दिया तो ये दोनों रो एज इट इज। और कॉलम वाइज भी कर सकते हो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो फॉर्मूला है। चलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सर जो डिफरेंशिएशन टाइप है उसका सर एक एग्जांपल से क्वेश्चन करवा दो सर। हाँ, एग्जाम्पल का करूंगा। एक्चुअली डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया नहीं ना मैंने डिटेल में भी। इसका एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल में 2-3 सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन क्लियर है, अगर बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आता है, तो वहां से आप एक बार देख लेना। ओके सर। क्लियर है? मैंने अभी इसमें आगे होगा तो एक क्वेश्चन तो लिया था मैंने वैसे, लेकिन फिर भी अगर आपको और सॉल्व एग्जाम्पल देखने, तो आप वहां से इसको एक बार देख लेना। क्लियर है? यस Yes, sir. ठीक है, चलो। अब इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है आपका एडजॉइन एंड द इनवर्स, जिससे जनरली जेई में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो। उसके पहले एक प्रॉपर्टी और है, वो देख लो, उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं। एक स्पेशल डिटरमिनेंट होता है कोफैक्टर डिटरमिनेंट। इसकी भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी अगर याद रख लोगे तो अच्छा हो जाएगा। जैसे आपको मान लो कोई डिटरमिनेंट है, इसमें एलिमेंट है मान लो A11 A12 A13 सॉरी A21 A22, ये डिटरमिनेंट है। तो कोफैक्टर डिटरमिनेंट कौन सा होता है? अगर सारे एलिमेंट से कोफैक्टर से रिप्लेस कर दे, अगर ये सारे एलिमेंट कोफैक्टर से रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये जो डिटरमिनेंट आएगा, ये कौन सा डिटरमिनेंट होगा? कोफैक्टर डिटरमिनेंट। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, कोफैक्टर तो निकालना आपको आता ही है। वो Yes, माइनर sir. का MIG वाला माइनर से निकालते हो कोफैक्टर। अगर सारे एलिमेंट्स को मैं कोफैक्टर के एलिमेंट से रिप्लेस कर दूंगा, तो उसको बोलते हैं कोफैक्टर डिटरमिनेंट। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लो डेल्टा 1 भी तो कोफैक्टर डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा, देन ये जो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी कोफैक्टर वाले की, वो जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट है उसकी पावर n-1, जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट उसकी पावर क्या आएगी? n-1, वेयर n इज द ऑर्डर, वेयर n इज द ऑर्डर। तो अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, ऑर्डर कितना है? 3 है। समझना अच्छे से, ऑर्डर कितना है? 3। तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, मान लो k। तो जो कोफैक्टर वाला डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? उसी का n-1, पावर n-1 मतलब होल स्क्वायर, है ना? यस सर। ठीक है, अगर 3x3 है तो। और अगर 2x2 हुआ तो 2-1 कितना आएगा? 1। तो सेम ही रहेगा, फिर क्या रहेगा? सेम। अगर मान लो 2x2 है, तो डेल्टा और डेल्टा सी दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो समझने वाली बात क्या थी कि अगर मान लो कोई डेल्टा है, डिटरमिनेंट ऑफ A11 A12 A13, जनरली आपको 3x3 या 2x2 है, तो दोनों के लिए बस याद रख लेना 21 22 23 31 32 33, ये डेल्टा है मान लो। और इसका कोफैक्टर का डिटरमिनेंट कैसे बनेगा? सारे कोफैक्टर से रिप्लेस हो जाएंगे, है ना? यस सर। Yes, sir. इसकी वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा का होल स्क्वायर। जो वैल्यू इसकी आएगी उसका स्क्वायर हो जाएगा, याद रख लोगे? Yes, sir. ठीक है, अब इस पे मैं क्वेश्चन करा देता हूँ।
ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना। एक सेकंड। एक सेकंड, चलो ये करो। ये 4 ऑप्शन है ABCD। कौन सा ऑप्शन आएगा इनमें से, सोचो। ABCD। ये डेल्टा 1, अच्छा ये डेल्टा 2 को ध्यान से देखो, क्या ये इनके कोफैक्टर ही तो है? यस सर। अच्छा यहाँ पे इन्होंने, सॉरी ये पावर, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है। डी ऑप्शन आएगा सर, पावर अगर ऊपर होगी। हाँ वो पावर ऊपर आएगी, ये ऑप्शन ही हटा देता हूँ, रुको मैं। आप रिलेशन बता दो इन सब में। सर डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 का स्क्वायर। देखो, हाँ डेल्टा 1 तो नॉर्मल डिटर्मिनेंट है और डेल्टा 2 इसके कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट है, हाँ है ना। Yes, sir. देखो C1 क्या आएगा, Yes, BC sir. माइनस A स्क्वायर, C2 क्या आएगा, B स्क्वायर माइनस AC। तो डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? Yes. ओके। ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेडिंग डाल लो अपनी अपनी कॉपी में, एडजॉइन एंड इनवर्स। उसमें सबसे पहले हम एडजॉइन को पढ़ेंगे। एडजॉइन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट, और प्रॉपर्टी पे बेस ही सारे क्वेश्चन आते हैं। उसको समझ लिया अगर आपने तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत सारी प्रैक्टिस उस पर हम करेंगे। उसके जेई के अगर आप प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन भी देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको जेई के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। एडजॉइन की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, और सॉल्व करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। एक सेकेंड, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दो एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, अब ये मैट्रिसेस में आ गए अपन वापस से, ठीक है। कोई मैट्रिक्स ए मान लो, अब मान लो मैंने इसका कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। कोई मैट्रिक्स था, इसके मैंने कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाया, और कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लिया। क्या ले लिया, ट्रांसपोज। आई बात समझ में? यस सर। उसको मन बोलेंगे एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब इट इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब ये अपने कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लेने पे जो मैट्रिक्स आता है उसको बोलते हैं एडजॉइन मैट्रिक्स। जैसे इसका ट्रांसपोज ले लोगे तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसको बोलेंगे एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स। Arjun. क्लियर हो गया? Yes, sir. अब मैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको सीखूंगा, ध्यान से सुनना उनको, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ही इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, एक एक करके कुछ कुछ प्रॉपर्टी में बता देता हूँ। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले तो, 2 क्रॉस 2 का छोटा एग्जांपल, 2 - 3 7 8, मान लो ये कोई ले लिया मैंने, तो या फिर थोड़े से डेटा और छोटा ले लेते हैं, तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। 1 - 1 ले लिया मैंने, ये मैट्रिक्स ए है, तो इसका एडजॉइन मैट्रिक्स निकालो अपनी अपनी कॉपी में एक बार, क्या आएगा।
तो देखो क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज है ना, तो 2 का Yes. कोफैक्टर कौन होगा, -1 It is -1. -1, क्योंकि 2 का माइनर -1 है, तो माइनर और कोफैक्टर बराबर होंगे। -3 का माइनर क्या होगा 1, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। Yes, sir. माइनर देखो, माइनर अगर पूछूंगा मैं M11 तो वो आएगा -1, M12 आएगा 1, M21 आएगा -3, M22 आएगा 2, है ना, सही लिखा है, बोलो। Yes, sir. सही लिखा है. अब इनके Yes, sir. कोफैक्टर भी अगर निकाल लेंगे तो अगर सम इवन है तो कोफैक्टर सेम रहते हैं, और i प्लस j का सम अगर ऑड है तो कोफैक्टर का साइन चेंज हो जाता है, तो 1 का -1 हो जाएगा। यहाँ पे भी सम ऑड है तो -3 का 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 2 का सम इवन है तो जो है वो का वही रहेगा। तो ये कोफैक्टर आ गए, तो Yes, sir. -1, 3 और 2। अब इसका ट्रांसपोज अगर ले लूंगा मैं तो एडजॉइन मिल जाएगा। तो एडजॉइन मैट्रिक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, -1, 1, -1, 3 और 2। तो ये आपका एडजॉइन मैट्रिक्स आ गया। तो शॉर्ट ट्रिक भी होती है इसकी 2x2 के लिए, सिर्फ डायगोनल Yes, एलिमेंट sir. को इंटरचेंज कर दो, हाँ, और Yes, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दो। साइन चेंज कर दो. डायगोनल को आपस में इंटरचेंज कर दो, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दो, एडजॉइन मिल जाता है। लेकिन ये सिर्फ 2x2 के लिए एप्लीकेबल है, बाकी सबके लिए आपको पूरे सारे कोफैक्टर निकालने होंगे, फिर वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब एक प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लो मैं ए को उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मैट्रिक्स ए जो था उसको उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई किया, कोई भी मैट्रिक्स चलेगा, उसको अगर उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। देखो मल्टीप्लाई करोगे इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो -2 प्लस का 3 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करोगे तो 6 -6 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो 1 -1 0, इसको इसको करोगे तो 3 -2 1। तो बेसिकली आपके पास क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। Yes, sir. Identity matrix. तो ये पहली प्रॉपर्टी क्या है कि किसी मैट्रिक्स को अगर उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, या तो ऐसे मल्टीप्लाई करो या एडजॉइन को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों ही केस में आंसर आपका किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, ये पहली प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए या एडजॉइन ऑफ ए इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, ये ध्यान रखना। इसी से आगे मैं इनवर्स का भी डेरिवेशन करूंगा। फिर ये 3x3 के लिए, 2x2 सबके लिए एप्लीकेबल है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके एडजॉइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। यहाँ पे हर बार ऐसा होगा -2, नहीं, एक सेकंड ना, यहाँ पे इस केस में आइडेंटिटी आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट भी आएगा इसका, अगर यहाँ पे -2 + 3 इसलिए बना रहा, हाँ 1 मिनट बच्चों, एक वाला केस इसलिए होगा कि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 है, इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की भी आता है। एक इसमें एक डेटा में चेंज कर रहा हूँ, इसकी जगह कुछ और लिख रहा हूँ मैं, मान लो इसकी जगह मैंने ले लिया 4 फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए, तो इसका M11 का माइनर क्या हो जाएगा, 4 आएगा ना, इसकी जगह 4 आ जाएगा। क्लियर है? सिर्फ एक डेटा चेंज कर Yes. रहा हूँ, तो ये पहला वाला डेटा 4 आ जाएगा आपका, अभी भी ये 4 ही रहेगा। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे देखो कितना आएगा, 8 + 3 11, ये दोनों 0 ही रहेंगे और ये भी 11 आ जाएगा, तो ये आएगा आंसर। इसमें से 11 कॉमन आ जाएगा, आया ना। 11 Yes, कॉमन sir. आने के बाद क्या बचेगा, i बचेगा। 11 इंटू आई, 11 कॉमन अगर ले लेंगे और उसके बाद उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा, 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। Yes, sir. Yes, sir. और इसका जब डिटरमिनेंट में निकालोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या आ रही है, 11 आ रही है। तो बेसिकली a इंटू एडजॉइन ऑफ ए या एडजॉइन ऑफ ए इंटू ए क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इस वाला जो पुराना केस था उसमें क्या हो रहा था कि एक्चुअली डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 थी, इसलिए वो आई के बराबर दिख रहा था, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, जैसे यहाँ पे 11 कॉमन आ जाएगा फिर आई बचेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a इंटू एडजॉइन ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। याद रख लोगे? Yes, sir. ये पहली Yes, sir. और एडजॉइन कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के उसका ट्रांसपोज ले लोगे तो आपको एडजॉइन मिल जाएगा। ठीक है, हाँ ये प्रॉपर्टी बता दी मैंने। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा काम की, लिखते जाओ। फर्स्ट, मान लो कोई लेट, ये सबके लिए क्या है, लेट ए बी
एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, हेडिंग अपनी अपनी कॉपी में लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, हेडिंग डाल दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, उसमें लिखो फिर लेट ए बी इन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, फिर ऑर्डर n, ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। फर्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये पहली प्रॉपर्टी। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। क्लियर है, यस सर। याद रखना इसको। एडजॉइंट एडजॉइंट अगर 2 बार ले लोगे तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, याद रख लोगे, यस सर। वेयर n इज द ऑर्डर, ये याद रखनी पड़ेगी प्रॉपर्टी। अगर 2 बार एडजॉइंट है तो n-1 का होल स्क्वायर, अगर 3 बार आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटरमिनेंट, तो आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल क्यूब, इस तरह से आगे बढ़ते जाए। ठीक है, फोर्थ, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए अगर ले लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कभी कभी क्या होता है एडजॉइंट ऑफ कोई कांस्टेंट अगर हो के ए, एडजॉइंट ऑफ के है जहां पे के क्या कांस्टेंट है, तो अगर के को मुझे बाहर निकालना है तो बाहर ये के की पावर n-1 बन के बाहर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, n इज द ऑर्डर। जैसे डिटरमिनेंट में याद है क्या होता था, डिटरमिनेंट में अगर याद है तो मैंने क्या बताया था, मान लो कोई कांस्टेंट है के, तो के कैसे बाहर आता था, डिटरमिनेंट में के की पावर n बन के बाहर आता था, याद आ रहा है? यस सर, है ना, यस तो सर, के की पावर n। ये दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ध्यान में, बहुत सी बार कंफ्यूजन में गलत कर देते बच्चे। डिटरमिनेंट में क्या प्रॉपर्टी बताएगा, कांस्टेंट है के, तो डिटरमिनेंट से के की पावर n बन के बाहर आएगा, लेकिन एडजॉइंट में के की पावर n-1 बन के बाहर आएगा। क्लियर है? यस सर। फिर फिफ्थ फिर से बताना। हाँ, मान लो मेरे को ऐसे कोई लिखा एडजॉइंट ऑफ ए कोई 3x3 मैट्रिक्स है, मान लो ए कोई 3x3 मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ 5a दिया हुआ है, इस 5 को मुझे बाहर निकालना है, इसको एडजॉइंट ऑफ ए के टर्म्स में मुझे आंसर, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए मुझे पता है, 5a निकालना, तो 5 बाहर रख के क्या आएगा, 5 की पावर n-1, मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। पक्का समझ में आ रही है? यस यस सर आ रही। सर। ये प्रॉपर्टी लिख ली सबने? यस सर, यस लिख सर ली। लिख ठीक है, ली। सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आप लोगों को। देखो यहाँ पे इसमें और इसमें भी अंतर है, यहाँ पे डिटरमिनेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इनटू मैट्रिक्स ए, तो ये मैट्रिक्स है, इधर भी मैट्रिक्स है, इधर भी मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे 3 में डिटरमिनेंट था, डिटरमिनेंट आ जाएगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इस तरह से आएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी रह गई, हाँ ये 3 प्रॉपर्टी और देख लो, सुनना ध्यान से अब एक एक चीज को। जैसे एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m, जैसे मान लो कभी कभी पूछेंगे कि ए स्क्वायर, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब निकालो, तो पावर m को आप ओवरऑल बाहर भी निकाल सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए की होल पावर m भी लिख सकते हो। क्लियर है? यस यस सर। एडजॉइंट ऑफ मान लो ए ट्रांसपोज पूछा है, तो भी इसको आप क्या लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज।
ठीक है। Yes, sir. और एक लास्ट प्रॉपर्टी और, कि अगर प्रोडक्ट में आती चीजें, जैसे ट्रांसपोज में क्या कहते हैं, ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, वैसे एडजॉइन में भी रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर, एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए। A. ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है? Yes. यस sir. सर। हाँ, तो प्रॉपर्टी बहुत ध्यान में रखनी, और ये खास ये वाली भी इसमें अंतर रखना है। डिटरमिनेंट में से के की पावर n बन के बाहर आएगा, यहाँ पे के की पावर n बन के बाहर आएगा। ये 8 प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना, इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं, वो एक एक करके भी हम करेंगे। सर सिक्स्थ प्रॉपर्टी में जो a की पावर m है वहाँ पर m वहां पे m, हाँ m कोई भी एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3, मान लो a स्क्वायर a क्यूब आ गया, a की पावर 4 आ गया, तो वो पावर आप एडजॉइन ऑफ a की होल पावर 4 कर सकते हो। क्लियर है? ओके। हाँ, यस m कोई भी एक नेचुरल नंबर है, बाकी n आपका ऑर्डर है। आ रही बात सबको समझ में? यस सर। Sir. ठीक है, आप पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन शायद अधूरा रह गया क्या, एक मिनट। अधूरा रह गया, इसने पूछा क्या, वो तो निकाला ही नहीं। लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ वो लो, कौन सी वाली स्लाइड, बोलो, डाउट है कुछ? तो वो इम्पोर्टेंट वाली, ये सही। हाँ पूछो, डाउट है कुछ तो जल्दी पूछो। थोड़ी सी रह गया था, हो गया। ठीक, ओके ओके, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो एक बार आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं सिखाता हूँ। सॉरी, आंसर ही दिखा दिया मैंने। ठीक है, आप एक खुद से ट्राई करो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छे से एक बार ट्राई कर लो बच्चों। कर ले सॉल्व, देखो ध्यान से चलो। बी क्या है, एडजॉइन ऑफ ए के बराबर, हाँ है ना? Yes, sir. अब क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर है उसने क्या पूछा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ बी, है ना? क्वेश्चन में बी दिया था एडजॉइन ऑफ ए के बराबर, और पूछा न्यूमरेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ बी। तो बेसिकली क्या पूछा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जगह क्या लिख देंगे, एडजॉइन ऑफ ए। यस सर। अब एडजॉइन ऑफ ए का फॉर्मूला क्या बताया था, बताओ, बोलो।
सर डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। n यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। यस सर। n कितना थ्री ए, माइनस हाँ तो 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा। 4, यस सर। तो न्यूमरेटर यस तो ये आ गया। अब डिनोमिनेटर के बारे में सोचते हैं। डिनोमिनेटर में दिया था डिटरमिनेंट ऑफ सी, सी मतलब 3 है ना। यस यस सर। सर। यस अब सर मैंने सिखाया 3 कांस्टेंट बाहर बन के किससे आएगा, 3 की पावर क्या बन के बाहर आएगा, n माइनस 1, नहीं डिटरमिनेंट में से, ये गलती ओ हो गई। n की 3 की पावर, पावर 3 हाँ 3 की पावर n बन के बाहर आएगा ना डिटरमिनेंट में, तो यस यस सर। 3 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। a, तो ये न्यूमरेटर भी निकाल लिया, डिनोमिनेटर भी निकाल लिया। अब दोनों को डिवाइड करना है, दोनों को डिवाइड करके डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 अपॉन 3 का होल क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये क्यूब बन जाएगा। 1, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का होल क्यूब। क्लियर है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लोगे आप, यस सर। यस सर 1 इंटू 9 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 4 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3। क्लियर है। यस सर। यस 9 4 13 माइनस कितना आ जाएगा देख लेना, ये 1 माइनस 8, 14 माइनस 8 दैट इज 6। क्लियर है। आंसर आ जाएगा 8। समझ में आया। यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है और अभी पिछले 2-3 साल में भी और भी क्वेश्चन आए, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टीज याद होगी, प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो होगा। आया ना। ओके यस सर। इसमें भी और भी क्वेश्चन है, वो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। चलो अब इसके बारे में सोचो, एकदम शांति से प्रॉपरली कोशिश करना। ए 3 क्रॉस 3 दिया हुआ है, मतलब एन की वैल्यू 3 है। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी गिवन है 2, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो है 3 इंटू एडजॉइन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 3 है इंटू ए स्क्वायर। थोड़ा सा टफ है, मतलब एक्चुअली फर्स्ट टाइम में टफ लगता है। मैं आपको सीखूंगा शॉर्ट ट्रिक इसकी, लेकिन पहले एक बार आप अपनी तरफ से कोशिश करो, फिर मैं सिखाता हूँ। आप गलती करोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम में हो सकता है गलती भी हो जाए, लेकिन ट्राई करो, एक बार 2 बार 3 बार ट्राई करो, फिर मैं आपको एक अच्छा तरीका सिखाऊंगा इसको सॉल्व करने का। ठीक है। एक बार अपनी तरफ से कोशिश करो, जो आपसे बनता है। गलत आंसर आएगा तो भी चलेगा।
चलो फटाफट करते हैं। हो गया? अब देखो मैं डी ऑप्शन आ रहा क्या रहा, बॉम्बे बी है, डी ऑप्शन। डी आ रहा है, ठीक है। Yes. देख, अच्छा आपने क्या तरीका अपनाया, पहले कैसे सॉल्व करें इसको बताओ। सर पहले 3A डिटर्मिनेंट से 3 को बाहर निकाल लिया सर। अच्छा हाँ, पहले तो ये 3 वीरी को आप निकालो। अच्छा पहले इस 3 को भी निकालना है। ये देखो, ये 3 डिटरमिनेंट के बाहर निकाल रहे हैं कि एडजॉइंट के बाहर? ये तो डिटरमिनेंट के बाहर निकाल रहे हैं अपन, है ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं। ये 3 की पावर क्या बन के बाहर आएगा? 3. 3 सर। वेरी गुड। अभी बताया था डिटरमिनेंट के 3 की पावर n बन के बाहर। Yes, 3 into 3. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बच्चे भी चीज क्या आ जाएगी, एडजॉइन ऑफ ए स्क्वायर। अब यहाँ पे भी इस 3 को भी आप बाहर निकाल सकते हो, ये भी 3 की पावर 3 बन के ही बाहर आएगा। Yes, sir. यस सर। डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ ए तो दिया हुआ, तो इसको तो हम वैल्यू पर रख दें, यहाँ पे 2 कर सकते हैं. 2 रख देते हैं। तो आपके पास देखो क्या बनेगा, ये 3 की पावर 3 तो बाहर आ चुका है। एडजॉइन ऑफ ये 3 3 9 9 3 27 27 2 54 हो जाएगा। Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो प्लीज। देखो सबसे पहले एक तो इस 3 को बाहर निकाला और एक इस 3 को बाहर निकाला, है ना? Yes, sir. दोनों ही 3 की पावर 3 बन के बाहर आ गए। और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए बच गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 दी थी, उसकी जगह 2 रख दिया, तो ये आ गया। अब एक एक अब इस 54 को बाहर निकाले सबसे पहले। Yes, यस sir. सर। तो 54 को किससे बाहर निकालना है? एडजॉइन के बाहर निकालना है पहले तो, है ना? Yes, sir. स्टेप बाय स्टेप करोगे तो गलती नहीं होगी। तो बची हुई चीजें ऐसी की ऐसी, एडजॉइन ऑफ क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर बच जाएगा। ये 54 एडजॉइन के बाहर बन के कैसे बन के बाहर आएगा? क्या पावर बन के बाहर आएगा एडजॉइन से बाहर? के कैसे आता है एडजॉइन के बाहर? पावर एन। अरे नहीं ना, क्या सिखाया था? एडजॉइन के बाहर के कैसे आता है? N-1. n-1 बताया तो था। देखो Yes, sir. इसलिए कहा था दोनों में कंफ्यूज। N-1. डिटरमिनेंट में पावर n बन के आता है, इसमें n-1 आता है, हाँ है ना? Yes, sir. तो फिर 54 n-1 मतलब होल स्क्वायर बाहर आएगा। Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे सर. ठीक है। अब ये एडजॉइन के बाहर निकल गया। अब इस कांस्टेंट को वापस डिटरमिनेंट के बाहर निकालना है। Yes, sir. तो डिटरमिनेंट के बाद पावर n बन के बाहर आएगा, तो इसका होल क्यूब बन के बाहर आएगा, है ना? बोलो। यस सर। यस सर। तो ये जो 54 का होल स्क्वायर है, ये डिटरमिनेंट के बाहर पावर n बन के बाहर आएगा। तो 54 का होल स्क्वायर की पावर n, n मतलब Power 3, sir. पावर। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब यहाँ पे आंसर आपको 3 और 6 की पावर में गया, इसको भी कन्वर्ट कर देना, वो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपको लास्ट में कर देना। 54 की पावर, 54 मतलब क्या होता है? 9 6 जा। Yes, sir. 9 into 6. अब ये एडजॉइन ऑफ ए स्क्वायर का क्या करें? अब इसका सोचो, एडजॉइन ऑफ ए स्क्वायर का क्या करें? अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको ए स्क्वायर को ऐसा कैसे रहने दो फिलहाल के लिए। किसी का भी एडजॉइन का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो इसको बी मान लिया, इसके अभी के लिए बी मान लिया। डिटरमिनेंट Yes, sir. किसी का भी एडजॉइन का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ उसकी पावर n माइनस, यहाँ पे मान लो a की जगह ए स्क्वायर आ गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर की पावर n-1 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 की पावर 3, ये देखो 3 का स्क्वायर की पावर 6, 3 की पावर 12 इंटू 6 की पावर 6। अब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, तो a इंटू ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 दैट इज 2 की पावर 4 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मुझे 6 के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो 2 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 इसमें से निकाल लेंगे। तो 3 की पावर 4 अगर निकालूंगा तो 3 की पावर 11 बचेगी। 6 की पावर 6 ऐसे कैसे, इसमें से 3 की पावर 4 अलग कर लिया, इंटू 2 की पावर 4 अलग कर लिया, ताकि ये 6 की पावर 4 बन जाए। 6 की पावर 4, 6 की पावर 6, 6 की पावर 10 बन जाएगा। तो 3 की पावर 11 इंटू 6 की पावर 10, ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में? Sir, last Yes. step repeat करने को.
वो तो आप कर लेना ना, 6 की पावर बनाना है। चलो वापस देख लो, फिर भी कैलकुलेशन है उसमें। लास्ट में क्या किया, मेरे को 6 ऑप्शन में 3 और 6 दिया हुआ था। ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, 3 और 6। तो देखो 6 क्रिएट करने, अब यहाँ पे 2 था, तो 2 के साथ मुझे 3 की पावर चाहिए, तो 2 की पावर 4 है, इसके साथ 3 की पावर 4 चाहिएगा, तो 6 बनेगा ना। तो यहाँ से 3 की पावर 4 कम कर लेंगे, यहाँ से 3 की पावर 4 कम कर लेंगे तो कितना बचेगा, 3 की पावर 8 बचेगा। यस ठीक है, तो ये 6 बन जाएगा, तो 6 की पावर 4, 6 की पावर 6, तो 6 की पावर 10 और 3 की पावर 11। क्लियर है, बेस सेम है, Yes. पावर Yes. Yes, sir. समझ पा रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, एक एक करके धीरे 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 करके आपको ऐसे सॉल्व सोच सोच के करना है। एक बार सारी स्टेप को ध्यान से देख लो और दिमाग में छाप लो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। कर लिया याद, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब इसको ट्राई करो। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको दिया हुआ है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखो a इंटू बी की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी डिटरमिनेंट ऑफ आई के बराबर हो जाएगा। प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाते हैं, और आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट कितना होता है, 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए 8 दिया हुआ है, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1। यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। बस ये रिलेशन दिया हुआ था, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पता है, डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाल लिया अपन ने। आपको जो मेन आपको दिमाग लगाना वो इसमें लगाना है, इसकी वैल्यू आप निकालो। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ एक मैट्रिक्स से बी इनटू दूसरा मैट्रिक्स से एडजॉइन ऑफ 2a, इसकी वैल्यू आप निकालो। आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए भी पता है, डिटरमिनेंट ऑफ बी भी पता है, अब आप दिमाग लगाओ। आप सोचो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको, फिर सीखेंगे।
चलो आंसर आया? हेलो, आया आंसर किसी का? 64 सर। 54 सर। 54, अच्छा वेरी गुड। अच्छा क्या क्या तरीका अपनाएं, देखते हैं कैसे सॉल्व करें। एडजॉइन ऑफ, यहाँ पे बी और एडजॉइन ऑफ 2 है, यहाँ पे दो अलग अलग मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स और एडजॉइन ऑफ 2 है मैट्रिक्स है। तो कैसे, कहां से स्टार्ट किया, कैसे सिंप्लीफाई करा, बताओ। सर बी जो सर जॉइंट ऑफ दिया हुआ है बी इंटू जॉइंट टू वे, उसमें सर उसको बी एंड जॉइंट टू वे को बाहर निकाल दिया सर डिटर्मिनेंट से। ये कैसे बाहर निकाले, ये तो मैट्रिक्स है ना, कांस्टेंट को हम बाहर निकालते हैं। वो जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी वो किसके लिए बताई थी, कोई कांस्टेंट हो ना के, स्केलर, उसको बाहर निकालते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को बाहर निकाल सकते हैं क्या? यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और सोचो, चलो वापिस सोचो, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें। एडजॉइन की जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई, सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई? सर जब बी को बाहर निकालेंगे फिर इसकी n-1 करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो कांस्टेंट के लिए था, देखो दोनों में अंतर है, ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। मतलब दिमाग में तो क्या रखा है मैंने क्या बताया, ये जो के है ये के बाहर आता है, ये के क्या है, कांस्टेंट, स्केलर, एनी स्केलर मतलब रियल नंबर, समझ में आ रहा है? ये कोई वैल्यू 1 2 3 4 5 1/2 1/3 हाँ है ना। और यहाँ पे ये जो ए है ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, अपन मैट्रिक्स को बाहर निकाल नहीं रहे, समझ में आ रहा है? तो इनमें से मुझे बताओ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें वहां पे, 1 से लेके 8 में, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें जिससे अपना काम बन जाए। फोर्थ सर। फोर्थ कौन सी है? फोर्थ में एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए दिए, ठीक है, फोर्थ वाला सोचते। इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी दिख रही है क्या? एट्थ। ये दो प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो, एक तो एडजॉइन ऑफ ए बी, दो मैट्रिक्स अगर साथ में हो तो उसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं, एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए, हाँ है ना, बोलो। यस सर। और एडजॉइन ऑफ एडजॉइन अगर ए है तो उसको अपन ये लिख सकते हैं, तो ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं, कहां गया हूं? अब एडजॉइन के अंदर देखो दो दो अलग अलग मैट्रिक्स है, ये और ये। अभी डिटरमिनेंट को भूलो, पहले अंदर वाली चीज को सिंप्लीफाई करते हैं। डिटरमिनेंट को तो ऐसे ही रहने दिया, अंदर वाली चीज कैसे सिंप्लीफाई, एडजॉइन ऑफ मान लो ये दिस इनटू दिस, तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, एडजॉइन ऑफ 2a इनटू एडजॉइन ऑफ b। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी, प्रॉपर्टी नंबर 8, समझ में आ रहा है? यस सर। देखो यहाँ पे एक बी मैट्रिक्स था और एडजॉइन ऑफ 2a था, दो अलग अलग मैट्रिक्स थे, इसलिए मैंने आपको अलग अलग बोला था। एक बी मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स कौन सा था, एडजॉइन ऑफ 2a। ये दोनों प्रोडक्ट में उसका होल एडजॉइन है, तो एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइन ऑफ 2a और यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइन ऑफ बी। अब बताओ इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइन ऑफ 2a और यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइन ऑफ बी। हाँ, अब और क्या सिंप्लीफाई हो सकता है? अच्छा, अब ये होल डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट तो प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता है। यस सर। डिटर्मिनेंट एक को अलग। तो इसको अलग डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं यस सर इनटू। और इसको अलग डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं, हाँ है ना। यस सर। एकदम स्टेप बाय स्टेप, जितना क्लियरिटी होगी उतना ज्यादा समझ में आता जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2a है, अब इस 2a को लेके चलते हैं। अब एडजॉइन ऑफ ए के होल डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या थी, एडजॉइंट ऑफ ए n-1। डिटर्मिनेंट। हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, याद आ रहा है? यस यस सर। सर। एडजॉइन ऑफ एडजॉइन होगा डिटरमिनेंट क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बस ए की जगह क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। यस सर। इनटू एडजॉइन ऑफ बी। अब एडजॉइन ऑफ बी का फॉर्मूला क्या होता था, डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर n-1। यस सर। समझ में आ रहा है? अब n की Yes, वैल्यू sir. पुट अप कर दो आप, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 2a, n है 3 3 - 1
2 का स्क्वायर दैट इज 4. Yes, sir. तो डिटरमिनेंट ऑफ b की पावर 2. 2. क्लियर है? Yes, sir. तो अब पहले अब देखो ये अब ध्यान सुनो, डिटरमिनेंट ऑफ 2a की होल पावर 4 है. तो पहले इस 2 को बाहर निकालते हैं. तो 2 ब्रैकेट के बाहर कैसे आएगा? 2 2 क्यूब की बन के पावर यस इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b का होल स्क्वायर. अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर देना. 2 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a कितना था? 1/8 है ना. डिटरमिनेंट ऑफ b कितना है? 8 का स्क्वायर. Yes, sir. ये तो कट जाएगा. 1 8 का स्क्वायर 64. क्लियर हो गया? Yes, sir. तो कहने का मतलब कि थोड़ा सा आपको इनमें ध्यान रखना है. स्टेप बाय स्टेप इस तरह से प्रोसीजर अप्लाई करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी. आ रही बात समझ में? यस सर क्लियर हो रहा है? ठीक है. इसके बाद इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स का फॉर्मूला आपने देखा होगा एनसीईआरटी में भी. 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए. एडजॉइन ऑफ ए को उसके डिटरमिनेंट से अगर डिवाइड कर देंगे. इनवर्स ये भी एक मैट्रिक्स है, ध्यान रखना. ये मैट्रिक्स है और आंसर भी इधर क्या आएगा? एक मैट्रिक्स ही आएगा. तो एडजॉइन ऑफ ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए इनवर्स आ जाएगा. क्लियर है? ये फॉर्मूला बस याद रखना है. और इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसा होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए. हाँ है ना? तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ? आपको अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी. ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए किसके बराबर आता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर. हाँ है ना? यस सर। ठीक है. Yes, sir. अब मैं अगर मान लो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं आगे की तरफ. ए इनवर्स से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा? किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते तो आई बन जाता है. देखो मान लो 2 है. 2 का इनवर्स क्या होता है? 1/2. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 1 आता है. वैसे भी किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्लियर है? तो ए इनवर्स इंटू ए क्या आएगा? आई के बराबर आई इंटू एडजॉइन ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए. अभी डिटरमिनेंट ऑफ ए उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए क्या आ जाएगा? ए इनवर्स के बराबर. क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ये भी ध्यान रखना. अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है, इफ ए एंड बी आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन ए इंटू बी और बी इंटू ए उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा. अगर ए और ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स है तो उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा. क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक. अब इनवर्स की भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एकदम ध्यान रखनी है आपको. लिखते जाना इसको, देखते जाओ. ए इनवर्स का होल इनवर्स करोगे तो ए आ जाएगा. इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा? ए. डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स का होल डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. ए इनवर्स का होल डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. क्लियर है? चलो इसको मैं खुद से यस सर आगे कराता हूँ तो ये आपको समझ में आएगा. एक बार देख लो फिर मैं एक बार अच्छे से लिखवा देता हूँ. कल ये प्रॉपर्टी ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली. आप लिख लो तब तक मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करना, टाइम कम है हमारे पास. अच्छा बच्चों सुनो ध्यान से. इस संडे आपके टेस्ट में ये चैप्टर आने वाला है. Yes, हो sir. सकता है एक टॉपिक जो लास्ट वाला है आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो रह जाए. मैं कोशिश करूंगा. अभी कवर हो गया तो आज ही रात को 10:30 तक हम क्लास एक्सटेंड करेंगे पर आज ही खत्म कर देंगे, है ना, ताकि आपका संडे की प्रिपरेशन टेस्ट में हो जाए. आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना है कि जो मॉड्यूल के सॉल्व एग्जाम्पल है एटलीस्ट उतना आप वहां से प्रैक्टिस कर लेना. जो भी जितना मैंने पढ़ाया सिलेबस के हिसाब से, मेंस के हिसाब से उतना आप कर लेना. कर लोगे? Yes, sir. कर लेंगे. ठीक है. और टेस्ट कोशिश करना पिछली बार से थोड़ा और अच्छा इंप्रूव करके. और मैं बोलूंगा इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे. आपका पेपर का लेवल थोड़ा टफ आया था तो वो मैं रिड्यूस. तो देखो इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? क्लियर है? फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड इंपॉर्टेंट, इनवर्स का अगर आप डिटरमिनेंट लोगे तो उसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काम आएगी. क्लियर है? Yes, sir. इनवर्स का अगर आप डिटरमिनेंट लोगे तो ये आ जाएगा. थर्ड
ए बी का होल इनवर्स, आज हम 10:30 तक एक्सटेंड करेंगे इसलिए प्लीज लास्ट तक रहना। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा। ए बी का होल इनवर्स क्या होगा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्लियर हो रहा है? यस सर। यहाँ पे भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। जैसे ट्रांसपोज में होता है, एडजॉइन में होता है, यहाँ पे भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्स। समझ में आया? यस सर। माना ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स है तो आप इसको लिख सकते हो ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज भी लिख सकते हो। मतलब इनवर्स अंदर करते ट्रांसपोज बाहर करते। ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो या फिर इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज ले लो, बात क्या है? सेम ही है, ये भी याद रखना। और एक लास्ट और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पावर एन भी अलग अलग निकल सकती है। ए की पावर एन का होल इनवर्स हो या ए इनवर्स निकाल के पावर एन करो, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ये पांचों प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्लियर हो गई? जैसा आपको एडमिन में याद रखना था वैसे इनवर्स के लिए 5 प्रॉपर्टी है। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते तक आइडिया लग जाएगा आपको। क्वेश्चन में पढ़ो ध्यान से। ए इज अ 3x3 नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर बोलते हैं मतलब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। सच दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए के बराबर है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और क्या दिया हुआ है? और बोला गया जो बी है वो ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया कि बी इंटू बी ट्रांसपोज की वैल्यू बताओ। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आई प्लस बी के बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा, बी इनवर्स के बराबर आएगा, बी इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए। ये 2 रिलेशन गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है ए इनवर्स का, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज। चलो कर लो ट्राई जल्दी से एक बार फटाफट। कोई भी क्लास बीच में मत छोड़ना, लास्ट तक आज बने रहना। आज इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हम कोशिश करेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी आज कवर कर लें ताकि आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। चलो क्या करेंगे ये बता दो आप, कैसे सिंप्लीफाई करें? बोलो बताओ बच्चों। अच्छा एक चीज और, हेलो आपको आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। एक यस काम सर। और कर दूंगा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, यस सर। उसके लिए आपकी रिसोर्स शीट में रिकॉर्डिंग भी एक अलग से रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? तो वहां से भी आप इसको डिटेल में एक बार देख लेना। हम यहाँ पे तो कवर करेंगे, एक बार डिटेल रिकॉर्डिंग में वहां पे अपलोड कर दूंगा ताकि आपके लिए और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन एक्स्ट्रा वहां पे हो जाएंगे। तो टेस्ट के पहले वो रिकॉर्डिंग देख लें। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो बताओ क्या करें यहाँ पे, कैसे सॉल्व करें? बोलो। बी की वैल्यू रख दें और तो क्या, बी इंटू बी ट्रांसपोज बी की वैल्यू रखो ना, सिंपल। बोलो। यस सर। हाँ है ना, जो बी दिया हो उसकी वैल्यू रख दो। देखो समझ में आया पहला स्टेप? बोलो हाँ या ना, जवाब तो दो। ये जो बी दिया था क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पुटअप कर दी, बी इंटू बी ट्रांसपोज पूछा था, बी की जगह ये रख दिया। क्लियर हो यहाँ तक? यस सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज। अच्छा अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रोडक्ट में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। यस सर। प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या आएगा? ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए आ जाएगा। यस सर। ए आ ठीक है? गई। और यहाँ पे क्या आएगा? ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज, या फिर आप इसको लिख सकते हो ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स, कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अच्छा यहाँ तक तो समझ में आ गया। यहाँ पे इनवर्स है, अब क्या करें? ए ट्रांसपोज इंटू ए इसके बराबर है ए इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर। तो यहाँ पे देखो ए ट्रांसपोज इंटू ए क्रिएट हुआ है। यस सर। इसकी जगह क्या रख दें? ए इंटू ए ट्रांसपोज। यस सर। इसके पहले क्या दिया था? ए इनवर्स, और इसके बाद क्या दिया हुआ है? ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स। अच्छा अब देखो ये बहुत अच्छा हो गया। ए इंटू ए इनवर्स, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे भी ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इनवर्स, दोनों में दोनों मैट्रिक्स और उसका इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैट्रिक्स और इसकी इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है?
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, है ना। यस सर। लेकिन यहाँ पे देखो ए इंटू ए इनवर्स, यहाँ पे ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का इनवर्स सब प्रोडक्ट में, तो अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है तो उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। ओके वेरी गुड। कोई डाउट आया यहाँ तक? देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, समझ पा रहे हो आप, क्वेश्चन में बस आपको ये मैनिपुलेशन अच्छे से करनी है, समझ पा रहे हो कि नहीं। यस सर समझा रहा है। बी ऑप्शन आएगा सर। हाँ चलो एक दो क्वेश्चन और इसमें वैरायटी में करा देता हूँ। फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ब्रीफ कर दूंगा। एक ही क्वेश्चन है और एक ये दोनों। चलो एक काम करना, इसको आप होमवर्क ही ट्राई कर लेना, और अभी टाइम बचेगा तो क्लास में एक बार ट्राई कर लेना। अभी फिलहाल सिस्टम ऑफ इक्वेशन स्टार्ट कर देते हैं, ताकि ये अगर इसकी थ्योरी कवर हो जाएगी तो फिर ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। करें ये वाला स्टार्ट कर दें। यस सर कर दो। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इसमें सब लोग ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जेई में गारंटी एक क्वेश्चन इससे आएगा और बहुत इजी क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या सिखाया गया है कि जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब अगर मान लो दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, उसको सॉल्व करना हो, ठीक है। जैसे आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th में पढ़ा था, तो आपने वहां पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, उसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, अलग अलग मेथड सीखे थे, और यस सर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। वेरी गुड। उसी तरह से सिस्टम ऑफ इक्वेशन तीन वेरिएबल को सॉल्व करना है, आपने अभी अपने एनसीईआरटी में भी किया होगा। तो यहाँ पे मेरे पास तीन इक्वेशन आएंगे और तीन वेरिएबल आएंगे, तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करना है वो यहाँ पे हमको पढ़ना है, और उसकी क्या कंडीशंस आती है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उस पर डिटेल में हमको समझना है। अगर आपको सिस्टम क्लास 10th का भी याद हो तो वहां पे तीन तरह के सॉल्यूशन आते थे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। तीन तरह के सॉल्यूशन आते हैं मेरे पास दो इक्वेशन के, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। यूनिक कब मिलता था, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे एक सिंगल पॉइंट पे, तो एक सिंगल सॉल्यूशन मिलता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलता है, जब दोनों लाइन कोइंसाइडिंग हो जाए। नो सॉल्यूशन कब मिलता है, जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाए। अब जब तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल आ जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे भी तीन सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बेसिकली इस टॉपिक में जेई में जैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ये समझना है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगी, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगी, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगी, वो आपको दिमाग में बिठाना है। तो वो समझने के लिए हम इसमें तीन मेथड होती है, लेकिन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान होती है और कैलकुलेशन एरर का चांसेस भी कम रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हमारे क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करेंगे। अब क्रैमर्स रूल क्या होता है पहले वो समझ लो। तो मान लो मेरे पास तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ये तीन इक्वेशन एंड तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद थ्री वेरिएबल। तब इसमें मैं क्या करूंगा, कुछ चीजें निकालूंगा। एक तो निकालूंगा डेल्टा, इसको डेल्टा नाम देता हूं। डेल्टा मतलब जो एक्स वाई जेड है उसके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, डेल्टा मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। क्लियर हुई बात? यस सर। यस ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड का जो भी कोफिशिएंट है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c, उसका डिटर्मिनेंट डेल्टा आ जाएगा। फिर आप निकालोगे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स निकालने का तरीका क्या होगा, जो भी एक्स के कोफिशिएंट है उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा d1 d2 d3, कांस्टेंट टर्म रिप्लेस। एक्स के कोफिशिएंट की जगह क्या रख दोगे, d1 d2 d3, बाकी सब एज इट इज, बाकी सब एज इट इज, b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये डेल्टा एक्स हो गया। इसी तरह से डेल्टा वाई निकालने के लिए आप y वाले कोफिशिएंट को रिप्लेस कर दोगे d1 d2 d3 से, बाकी सब एज इट इज, a1 a2 a3 c1 c2 c3। आपको समझ में आ रहा है? और डेल्टा z निकालते टाइम z वाले कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 से, बाकी एज इट इज, a1 a2 a3 b1 b2 b3। क्या बात समझ में आई?
यस सर। ठीक है, आप अब सॉल्यूशन निकालना, तो सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब देखो ये डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ से कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी, तो डेल्टा की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, इन चारों की कोई ना कोई चार वैल्यू आएगी अलग अलग। तो वहां से एक्स का जो आंसर आएगा वो आएगा डेल्टा एक्स को, ये जो डेल्टा एक्स निकाला इसको अगर इस डेल्टा की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इस सॉल्यूशन इस इक्वेशन का एक्स का सॉल्यूशन आ जाएगा। वाई निकालने के लिए डेल्टा वाई को डेल्टा से डिवाइड करोगे तो वाई आ जाएगा, जेड निकालने के लिए डेल्टा जेड को डेल्टा से डिवाइड करोगे तो जेड आ जाएगा। तो इस मेथड को बोलते हैं हम क्रैमर्स रूल, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल। तो ये डेल्टा क्या है समझ में आया, डेल्टा एक्स वाई जेड जो वेरिएबल उनके कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट, डेल्टा एक्स मतलब डेल्टा वाई डेल्टा जेड। इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज जल्दी से पूछो। नो सर। ठीक है, ओके, तो यहां से आपने एक्स वाई जेड निकाल लिया। अब एक्स वाई जेड तो निकाल लिया आपने, अब किस तरह का सॉल्यूशन मिलेगा ये इस पे हमको थोड़ा सा गौर करना है, समझना चाहिए। तो अभी मैंने क्या देखा कि जो एक्स आया मेरा वो है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, वाई आया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, और जेड आया डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा। अच्छा मुझे अब लॉजिकली बताओ ये एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइनाइट कब आएगी, जब डेल्टा कैसा होना चाहिए, पैरेलल। जैसे डेल्टा डिनोमिनेटर में डेल्टा है, ये नॉन जीरो होना चाहिए, यस सर। है ना। अगर ये डिनोमिनेटर वाला डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू जीरो, अब न्यूमरेटर में कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो है तो मुझे एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। तो किस तरह का सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। आपको ये कंडीशन आप दिमाग में छाप लेंगे, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या आ गई, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, और सॉल्यूशन मिल रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन की Yes. कंडीशन क्या आएगी, डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में। यस सर आ गया। अच्छा अब डेल्टा है, अब डेल्टा की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन अगर डेल्टा जीरो हो गया, डेल्टा अगर जीरो हो गया तो फिर न्यूमरेटर पे भी डिपेंड करेगा कि अगर न्यूमरेटर में जो भी है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, वो भी अगर उसमें से कोई एक मान लो नॉन जीरो आ गया, एनी ऑफ द डेल्टा एक्स डेल्टा वाई या डेल्टा जेड, इनमें से कोई भी एक क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया मान लो। अब नॉन जीरो क्वांटिटी अपॉन जीरो क्वांटिटी डिफाइन होती है क्या, बोलो। ऊपर मान लो वैल्यू आ रही 2 और नीचे वाला जीरो, तो ये नॉट डिफाइन होगा। यस सर। यस सर। हाँ मान लो डिनोमिनेटर जीरो ऊपर कोई एक भी नॉन जीरो आ गया, तो ये किस तरह का सॉल्यूशन देगा, इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, है ना। यस सर। तो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। और लास्टली अगर मान लो न्यूमरेटर भी जीरो डिनोमिनेटर भी जीरो, मतलब ये रेशियो सब सेम आ रहे हो, तो आपको उस केस में क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या कि डेल्टा भी मान लो जीरो, डेल्टा भी जीरो, डेल्टा एक्स भी जीरो, डेल्टा वाई भी जीरो, और डेल्टा जेड भी जीरो, ये सारे के सारे अगर जीरो है तो आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये केस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया। यस सर। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, डेल्टा नॉन जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन, डेल्टा इक्वल टू जीरो में फिर न्यूमरेटर चेक करेंगे, उसमें अगर एक आधा कोई नॉन जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन, सारे के सारे ही जीरो हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंडीशन आप एक बार नोट डाउन कर लो, याद कर लो, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। फिर मैं क्वेश्चन आपको करके दिखा दूंगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो। लिख लिया सबने, यस सर लिख लिया। अब समझो अच्छे से। यहाँ पे देखो तीन इक्वेशन गिवन है, पहले उस इक्वेशन को अच्छे से लिख देते हैं। y माइनस जेड इक्वल टू 1, यहाँ पे x नहीं है तो मतलब इसको 0x मान लेंगे, x नहीं है मतलब 0 इंटू एक्स है ना। यस यस सर। सर। माइनस एक्स, y वाला टर्म नहीं मतलब 0 इंटू वाई प्लस 2z इक्वल टू -2, और थर्ड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y, z वाला टर्म नहीं तो 0z इक्वल टू 3। जल्दी 3 है यस सर। आपको पूछा है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, जीरो सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे।
तो डेल्टा निकालना पड़ेगा, है ना। डेल्टा Yes, मतलब क्या, एक्स वाई जेड कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट। तो बताओ फर्स्ट रो क्या आएगी, 0 1 -1 सेकंड रो, -1 0 2 2 थर्ड रो 1 -2 0 1 -2 0। ये डेल्टा, ये सबको समझ आ रहा है। एक्स वाई जेड जो कोफिशिएंट है उनका डिटरमिनेंट। अब इसके ओपन अगर कर देंगे तो 0 -1 इंटू उसका माइनर, -1 इंटू उसका माइनर, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो 0, ये कितना आएगा 0 -2, -2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 2 -0, तो 2 -1 -2, तो यहाँ तो डेल्टा 0 आ गया, है ना। यस तो डेल्टा 0 आया मतलब या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। यस Yes. सर डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा। डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे, है ना। सिर्फ एक्स का Yes. कोष्ठक बदल जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म, -2 3 yes. है ना। समझ में आ Yes, रहा है। sir. यस सर तो Got it, डेल्टा sir. एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये देखो कितना आएगा, 1 इंटू 0 -4, तो माइनस माइनस प्लस 4, फिर -1 इंटू 0 -6, फिर -1 इंटू 4 -0। चेक कर लेना एक बार। तो 4 -4 + 6 -4 दैट इज 6, तो नॉन जीरो आ रहा है। तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, है ना। समझ में आ रहा है। यस सर डेल्टा Yes, जीरो लेकिन sir. डेल्टा एक्स नॉन जीरो आ रहा, मतलब क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। Yes. यस सर वेरी गुड। चलो इसको देखो, लेट्स एज्यूम द सिस्टम इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट बोला मतलब किस तरह की कंडीशन, नो सॉल्यूशन No. इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी बताओ, 0 No. अपॉन इंफिनिटी डेल्टा जीरो और Delta x डेल्टा 0. एक्स डेल्टा वाई कोई भी एक क्या हो जाए, नॉन नॉन जीरो। जीरो Non-zero. तो ये कंडीशन अप्लाई करके लैम्डा निकाल लोगे। ठीक है, देखो डेल्टा को 0 से इक्वेट करोगे तो डेल्टा की वैल्यू 2 आएगी, 1 और -2। आपको चेक करना पड़ेगा किस वैल्यू ऑफ डेल्टा के लिए डेल्टा एक्स नॉन जीरो आएगा। क्लियर है। तो डेल्टा की Okay. वैल्यू 1 रखोगे तो उससे सारे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड 0 आ जाएंगे, और -2 पे नॉन जीरो आएगा, तो नो सॉल्यूशन। क्लियर है, आ रही बात समझ में। Yes, sir. आगे. डेल्टा को 0 से इसका डेल्टा को 0 से इक्वेट करोगे तो आपके पास 2 वैल्यू ऑफ लैम्डा आएगी। उसमें से एक लैम्डा के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, एक लैम्डा के लिए नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे. Yes. ठीक है, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट। बोले सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन बता दो। Sir, सभी 0 0. अपॉन 0 सारे 0 हो जाएंगे, यस Yes. sir. तो सबको 0 से इक्वेट कर दोगे। ठीक है, यस सर माइक का किसी का नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड से। तो यहाँ पे डेल्टा को 0 से इक्वेट करोगे तो एक रिलेशन अल्फा बीटा में आएगा, फिर डेल्टा एक्स को 0 से इक्वेट करोगे दूसरा रिलेशन आएगा। दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकाल लोगे। देखो ध्यान से, डेल्टा को 0 से इक्वेट करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, फिर डेल्टा एक्स को 0 से इक्वेट करोगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, और अल्फा बीटा आ जाएगा। हाँ है ना, कि टफ है क्या, हो जाएगा No, sir. हो जाएगा ना। हो जाएगा. Yes, डायरेक्ट sir. सॉल्यूशन करना, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे जेई में आ रहे हैं, तो आपको सारे एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। अब एक लास्ट पार्ट, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन मतलब क्या होता है, जिसमें सारे कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए, मतलब इक्वेशन में सिर्फ एक्स वाई जेड का ही टर्म हो, कोई भी कांस्टेंट टर्म ना है, सारे कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए, d1 d2 d3 क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझ में आ रहा है। देखो डेल्टा तो आपका क्या आएगा, डेल्टा तो वही रहेगा अभी भी जो पहले था, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। लेकिन अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो d1 d2 d3 0 हो जाएंगे, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड की वैल्यू सब 0 आ जाएगी, क्योंकि अगर एक डिटरमिनेंट में 3 वैल्यू 0 तो सब 0 होता है ना। यस Yes. सर देखो अब यहाँ पे सिर्फ डेल्टा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, क्योंकि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तो ऑलरेडी 0 है ना। Yes. सब कुछ sir. किस पे डिपेंड करेगा, Yes. डेल्टा की वैल्यू पे। अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो मैं क्या बोलूंगा, यूनिक सॉल्यूशन पहले की तरह। Yes. sir. और डेल्टा अगर बस 0 के बराबर आ गया
तो डेल्टा अगर 0 के बराबर और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा z ऑलरेडी 0 है तो किस तरह का सॉल्यूशन मिलेगा? इनफाइनाइट मैनी इनफाइनाइट। वेरी गुड। तो एक चीज ध्यान रखना, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के केस में दो ही कंडीशन बनती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट से। नो सॉल्यूशन का कोई केस नहीं बनेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 में यूनिक सॉल्यूशन, और इस तरह के सॉल्यूशन का एक बहुत स्पेशल नाम है जो आपको ध्यान रखना है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या नाम दिया गया इसको? ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्योंकि वो जो यूनिक सॉल्यूशन आएगा वो कौन सा आएगा? इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाला एक सिंगल सॉल्यूशन एक ही है, दैट इज x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0। अगर x y z तीनों को 0 को सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हाँ है ना? सुना रहे? तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन कौन सा है? x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0। तो यूनिक सॉल्यूशन का नाम एक और क्या है? ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर वर्ड आया तो आपको क्या सोचना है? ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों को ध्यान रखना है। ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलोगे तो क्या करोगे? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। और ये जो दूसरा वाला है इसका नाम दिया गया नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या नाम दिया गया बच्चे वाले को? नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या करोगे? डेल्टा इक्वल टू 0। नॉन ट्रिवियल में क्या कर दोगे? डेल्टा इक्वल टू 0। देखो याद रखने का तरीका भी आसान है। नॉन वर्ड आएगा तो इक्वल टू 0 करोगे, नॉन वर्ड नहीं आएगा तो नॉट इक्वल टू 0 करोगे, उल्टा करना है। नॉन आएगा तो इक्वल टू 0, नॉन ट्रिवियल मतलब डेल्टा इक्वल टू 0, ट्रिवियल मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। याद रख लोगे क्या? बस इस टाइप के क्वेश्चन में यही आएगा। आपको बोला ट्रिवियल सॉल्यूशन तो डेल्टा इक्वल नॉट इक्वल टू 0 कर देना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेगा तो डेल्टा इक्वल टू 0 कर देना। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, एक मिनट, एक क्वेश्चन देखो, ये सारी कंडीशन यहाँ गिवन, इसको जल्दी से लिख लो, एक क्वेश्चन करा रहा हूं। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो। Is the system of find the value of lambda for which the system of equation has non-trivial solution। तो non-trivial की कंडीशन बताओ। डेल्टा से 0 के बराबर होगा। हाँ, non-trivial जैसे ही वर्ड आए क्या कर दोगे? डेल्टा इक्वल टू 0। क्लियर है? यस सर। इसका डेल्टा निकाल लोगे, डेल्टा मतलब वही अगेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है ना? यस यस तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 2 माइनस 2 1 2 1। नहीं एक गलती हो गई, यहाँ पे लेमडा एक्स भी दिया हुआ है, तो लेमडा एक्स को पहले उधर भेजोगे, है ना? ये लेमडा एक्स उधर जाएगा तो एक्स से सब्सट्रैक्ट होगा। यस सर। पहले इसको सिंप्लीफाई करो अच्छे से। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप एक्स का क्वेश्चन क्या आएगा? एक्स कॉमन लोगे तो 1 माइनस लेमडा आएगा, हाँ है ना? वाई का क्वेश्चन Yes. माइनस, जेड का क्वेश्चन माइनस 2। यहाँ पे एक्स का क्वेश्चन 1, यहाँ पे वाई कॉमन लोगे तो 2 माइनस लेमडा, यहाँ पे जेड का क्वेश्चन 1, यहाँ पे माइनस 1 माइनस 1 माइनस लेमडा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ध्यान से, यस सर। इसको सॉल्व करके आपको देखना कि लेमडा की कितनी वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू की, दो वैल्यू की, 0 वैल्यू। क्लियर है? ओके सर। ये ध्यान रखना। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लेमडा क्यूब माइनस लेमडा माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू लेमडा इक्वल टू 1, एक सिंगल वैल्यू आ रही है, सिंगल टर्म सॉल्यूशन है ना? बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो देखो ये कंप्लीट हो गया। तो अब आपको मैं बता देता हूँ, इस पूरे चैप्टर में मैंने स्टार्टिंग में बताया था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है कि केले एलिमेंटल थ्योरम अभी के लिए छोड़ दो, ये एडवांस का टॉपिक है, ये मैं आपको अगले वीक में पढ़ा दूंगा। आपको एक तो ये वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन और ये दोनों इंपॉर्टेंट था। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वो हमने कर लिया, ट्रांसपोज और उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी, उसमें ये आखिरी की दो काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यस सर। अब आपको है ना अपने Yes. टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर देनी है, मॉड्यूल अच्छे से सॉल्व कर लेना एकदम प्रॉपरली। ठीक है? सारी बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखते हुए मॉड्यूल वगैरह सब सॉल्व कर लेना, सॉल्व एग्जांपल से भी अच्छे से देख लेना। इस संडे के पेपर में कोशिश करना थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करने की।
ठीक है, जो Okay, इजी sir. क्वेश्चन उनको प्रॉपर्ली पिकअप करना, सारा अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत रहना, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। जितना आपको आता है उतना अटेम्प्ट करके प्रॉपर्ली पेपर दे के आना। आ रही बात समझ में? Yes, sir. यस सर। और होगा तो मैं आपको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का कोई वन शॉट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा आपकी रिसोर्स शीट में रिवीजन के लिए, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है।